बिहार में अपराधी अपराध करेंगे, हत्याकांड को अंजाम देंगे तो पुलिस भी उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देगी। सिवान से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर हाफ एनकाउंटर की 2 घटनाएं सामने आई है। बता दें कि पुलिस भी उन्हें गोली की भाषा में जवाब दे रही है। बिहार में 2 दिन में 2 एनकाउंटर बता रही है कि पुलिस अब अपराध को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। सिवान में कल अपराधियों ने बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग की थी, जिसमें एक की मौत हुई थी। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपराधियों को पकड़ने के दौरान हाफ एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी छोटू कुमार के पैर में गोली लगी है और घायल होने के बाद उसे पटना रेफर किया गया है। बता दें कि कल बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर गोली चली थी, जिसमें भांजे हर्ष की मौत हो गई थी, जबकि बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल है। तो 24 घंटे में 2 एनकाउंटर की तस्वीर देखिए। संदेश साफ है कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, गोली भी खाओगे। अपराधी छोटू का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से घायल अपराधी पटना रेफर किया गया है। और बता दें कि कल ये घटना सामने आई थी, जहां पर बीजेपी नेता के भांजे की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस लगातार एक्शन में थी। जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में गोली पैर में लगी। अभी फिलहाल घायल अपराधी पटना रेफर किया गया है। प्रेस के सामने से जा रही थी, अंदरढाला पुल के नीचे से। उसमें सवार कुछ अपराधकर्मी गोली चलाए, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। उनकी स्थिति नाजुक है। सर, किसी के कैजुअल्टी की भी बात आ रही है सामने? रेफर हुए हैं, हम लोग पता करके फिर आपको बताते हैं। इसमें टीम बनाई गई है, सभी लोग अनुसंधान, त्वरित अनुसंधान करके कार्रवाई की जा रही है। सिवान में बीजेपी के नेता मनोज सिंह के बहनोई और उनके भांजे के ऊपर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी छोटू कुमार यादव को इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने दोनों पैर में गोली मारी है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। सिवान एसपी ने बताया कि कल नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास वाहन के टक्कर के बाद कहाँ शुरू हुई थी, विवाद बढ़ा था, उसके बाद फायरिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के नेता के बहनोई और उनके भांजे की गोली लगी थी। इस मामले में चंदन सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं उनके भांजे हर्ष की इस घटना में मौत हो गई है। घटना सामने आने के बाद सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने एक टीम का गठन किया है, जो टीम रात भर छापेमारी की और छापेमारी के बाद छोटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जहां मुठभेड़ के बाद उसे पैर में गोली लगी है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि मामला सामने आने के बाद एक टीम का गठन कर दिया गया है। टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है कि इसमें और कौन आरोपी है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जितने भी इसमें आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। अब जरा आपको अपराधियों के उस तांडव की लाइव तस्वीर भी सिवान वाले दिखा देते हैं कि हुआ क्या था और किस तरीके से इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। तो गाड़ी सटने के बाद ये पूरी बहस होती है, जब बीजेपी नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार की गाड़ी सटने पर पहले तो अपराधियों के साथ बहस हुई, फिर मारपीट होती है और इसी दौरान अपराधी ने चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष को गोली मार दी थी, जिसमें बाद में इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो गई थी। देखिए कैसे अपराधियों और बीजेपी नेता के रिश्तेदार के साथ बहस के दौरान ये गोलीबारी होती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस फायरिंग के बाद से आवाज भी आ रही है, तू मैं हो रही है, यहां पर बहस हो रही है और गाड़ी सटने के बाद से बहस शुरू होती है और बहस किस तरीके से गोलीबारी में तब्दील हो जाती है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है और इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। थोड़ा मामूली चीज के लिए कहा शुरू हुआ, उसके बाद से गोली चल रहा है। लोग भागने लगे। कितने लोग इसमें गोली लगी है डॉक्टर साहब? 2 आदमी को गोली लगी। कुछ सर इसमें कैजुअलिटी भी है। डॉक्टर से हम पूछ लीजिए, आपको क्या बताए। कैजुअलिटी तो है, एक तो हमारे एक आदमी का डेथ हो गया, एक आदमी सीरियस है, उनको भेजा गया है।
और देखिए, बिहार में ताबड़तोड़ अपराधियों के एनकाउंटर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा कि जो अपराध किया वो गया। संजय झा ने कहा कि बिहार में कानून का राज चलेगा, गोली का राज नहीं। बिहार में जिससे भी रहना है वो शांति से रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 से ही सरकार में आने के बाद कानून का राज कायम किया था और आज भी कानून का ही राज है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया वो गया, और सरकार की पॉलिसी है जो करेगा वो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। और जो इस टाइप के एलिमेंट है इसके लिए सभ्य समाज में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं। यही जो बिहार समझिए, कानून का राज नीतीश कुमार जी डे 1 से 24 नवंबर 2005 में जब चुनाव जीत करके उनका पहला प्रेस दिल्ली में किए, मुझे आज भी याद है, 22 अकबर रोड में। उन्होंने कहा, पूछा पत्रकारों ने प्रायोरिटी किया है, तो उन्होंने कहा कानून का राज स्थापित करें। कानून का राज यहाँ चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पर कोई मुरब्बत प्रशासन नहीं करेगा। और देखिए, बिहार में हो रहे लगातार अपराधियों पर एक्शन को लेकर के सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष लॉ एंड ऑर्डर कानून की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष से जातीय रंग भी देने की बात कह रहा है। समझ लें कि उन्हें बिहार में अगर ठीक से रहना है तो उन्हें अपराध छोड़ना होगा, अन्यथा इनकाउंटर का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बिहार में रूल ऑफ लॉ का शासन है और सम्राट चौधरी का ये तल्ख तेवर बिहार के अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि आप या तो बिहार छोड़ दें, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा भी है, या तो अपराध छोड़ दीजिए चाहे बिहार छोड़ दीजिए। इनमें से कोई आपको एक बात करनी पड़ेगी। बिहार अपराध मुक्त बनेगा, बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है। और अगर अपराध पे नकेल कसने के लिए पुलिसिया कार्रवाई हो रही है तो इसमें सरकार को इस प्रकार का बयान देना और एक खास जाति विशेष के बारे में चर्चा करना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन और सरकार के लोग गोली का जवाब गोली से देना बखूबी जानते हैं। सिवान में भी एनकाउंटर हुआ है। यह बात तय है कि बिहार में कोई गलत करे और बच जाए, यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। विपक्ष के साथी अपना रोना रोते हैं, पॉलिटिकल रोटी अलग अलग एंगल से, सेंटिमेंट से खेलकर जताते हैं, लेकिन जनता सारी बातों को समझती है। अपराध के मामले पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह से जनता दल यू के नेता वक्तव्य दे रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मामले को भटकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मामले को दूसरी दिशा में भटका करके आपराधिक मामलों को भी जातीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। तो एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन एनकाउंटर जारी है अपराधियों को लेकर, दूसरी तरफ सीएम सम्राट चौधरी एक बड़ी अहम बैठक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, पुलिसिंग सिस्टम को लेकर के जिलों के एसपी के साथ, डीएम के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। बता दें कि यह बैठक पटना स्थित अधिवेशन भवन में चल रही है। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ किया गया है। अधिवेशन भवन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस बैठक में जिले के डीएमएसपी शामिल है, सीधा संवाद हो रहा है। पुलिसिंग सिस्टम को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अधिवेशन भवन से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर अलग अलग जिलों में लॉ एंड ऑर्डर कैसे बढ़िया बना रहे और कैसे अपराधी बख्शे नहीं जाए, और उसका उदाहरण भी हमने देखा किस तरीके से सिवान में एनकाउंटर किए गए और लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पुलिसिंग सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर बनाया जाए, थाना स्तर पर भी कैसे काम किया जाए, इस पर लगातार सम्राट चौधरी की नजर बनी हुई है। सम्राट चौधरी का इससे पहले भी बयान सामने आया था कि थानों की जो मॉनिटरिंग है वो भी हम सीएमओ के जरिए भी कर रहे हैं, यानी कि निचले स्तर से लेकर के जो बड़े अधिकारी है
वो एक साथ मिलकर इस पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेंगे, सख्त बनाएंगे और अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। तो ये सीधा संवाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिसिंग और उसके साथ साथ जो विकास कार्य है उसकी समीक्षा करने के लिए आज जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो एक कार्यशाला जो है वो बुलाए हैं और इस कार्यशाला में जो है तमाम जो जिले के डीएम एसपी जो हैं वो उपस्थित हुए हैं। इसके साथ साथ डीआईजी आईजी जो आयुक्त हैं सभी प्रमंडल के वो भी पहुंचे हैं और इस कार्यशाला के दौरान जो है वो बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ एआई तकनीक जो है जिस तरह से एआई तकनीक का जो ज़माना है वो आया है उसके साथ साथ जो है दूसरे विकास कार्य जो है चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का हो, कृषि का हो या दूसरे विभाग जो है सभी विभागों की समीक्षा के साथ साथ जो है कई महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री देंगे। और इस बैठक के दौरान जो है मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत डीजी कुंदन कृष्णन जो है वो भी उपस्थित रहेंगे और ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी जो है अपने अधीनस्थों को जो है निर्देशित करेंगे। तो बताते चलें कि इस बैठक का काफ़ी मायने माना जा रहा है। इस बैठक को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो पहुँच चुके हैं और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जो हैं उन्हें बुके दे करके उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक है और अहम बैठक जो है वो आज मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी बिहार के तमाम डीएम एसपी डीआईजी आईजी और जो आयुक्त हैं उनके साथ जो है वो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह बैठक बिहार में अपराध के रोकथाम के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ विकास कार्य जो हैं उसको लेकर के काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि इस बैठक में कई अहम और महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नालंदा पहुंचने वाले हैं। नालंदा के कार्यक्रम को लेकर के उत्साह भी है और इसके साथ साथ प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है ताकि इस आगमन में कहीं कोई कमी ना हो। जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां जोर से हैं। बता दें कि इस गांव में बाबा महतो की पूजा की जाती है, जहां वह इस बड़ी आयोजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर हेलीपैड के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर वैशाली से है, जहां पर एक शराब फैक्ट्री के सिंडिकेट का खुलासा हुआ है और ऐसे में कई जो शराब तस्कर हैं उन पर भी नकेल कसा गया है। तो शराबबंदी वाले बिहार में कहीं से कोई इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर के लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। बता दें कि चक गुलामुद्दीन गांव के एक बगीचे में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में जहरीली शराब, स्प्रीट, खाली बोतलें और ब्रांडेड रैपर बरामद किए गए। इस कार्रवाई में एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके से भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ा, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि अन्य फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 100 लीटर तैयार देसी शराब, 100 लीटर के लगभग विदेशी शराब, 5000 खाली बोतल और भारी मात्रा में रैपर बरामद किए हैं। और देखिए, भोजपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन चला है। बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती में ये बुलडोजर एक्शन चला। स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी, पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि इस अतिक्रमण को आपको हटाना है। बुलडोजर एक्शन होने के बाद लोगों ने फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। जिला पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिहार में नई सरकार की गठन के साथ ही एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और भोजपुर जिले में भी इसको लेकर के जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार सड़कों पर अब भोजपुर जिले में भी बुलडोजर गरज रहा है। जिले के कई स्थानों से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। वहीं अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों को प्रशासन ने सख्त रूप से संदेश देते हुए ये कहा है कि वे अतिक्रमण को अपने से पुनः हटा ले, अन्यथा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और उसको लेकर के देखिए, ये आरा शहर में भी इसको लेकर तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। स्थायी अस्थायी जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हटाया जा रहा है।
और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनको नोटिस निर्गत करते हुए, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी अतिक्रमण हो, उसको नियमानुसार अविलंब हटाएंगे और अगर कोई पुनः अतिक्रमण करता है तो उस पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा। खबर आरा से है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि एक जो हाईवा है और वो पलट गया। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक के पास ही ये हाईवा पलटा, जिस वजह से देखिए किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के सासाराम आरा रेलखंड के बेहरा ओवरब्रिज की ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस कदर ये घटना हुई है। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह हाईवा में फंसे ड्राइवर और खलासी की जान बचाई गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज पर कोई बैरिकेडिंग नहीं होने और उसके ठीक नीचे बड़ा गड्ढा होने के कारण हर समय लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। यहाँ पलट गया है। अच्छा, कैसे पलट गया है? गाड़ी पलट गया है, मार्केटिंग नहीं है ओवर ब्रिज पर। हाँ, वहाँ भी गचकी है, ओवर ब्रिज जो बनाया हुआ। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। जब उधर पुल से गाड़ी टप रही थी तब वो गचकी में गिरा। जब गचकी में गिरा तब उसको बैलेंस गाड़ी नहीं हुआ, लोड गाड़ी था, गिटी लोड था। तो लगता है 50 फीट नीचे गिर गया। रेलवे लाइन के जस्ट अपोजिट साइड में गिरा हुआ है। अगर रेलवे ट्रैक पर गिर जाता तो क्या हो जाता? बड़ा दुर्घटना हो जाता है। ड्राइवर के भी चोट है और खलासी के भी चोट है। अच्छा। और गाड़ी का तुरंत दुरुस्त हो गया है, गाड़ी कोई काम का नहीं रह गया है। अब बात सासाराम के नौहट्टा की करते हैं, जहां पर अब मूसलाधार बारिश की वजह से एक जलप्रपात है, वहां से अब पानी का बहाव जो है वो देखिए किस तरीके से अब तेज हो चला है। महादेव खो के पास कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है। पहाड़ से गिरने वाले झरना का विकराल रूप देखने को मिला है। गर्मी में सूखे पड़े पहाड़ी झरना में तेज गति से पानी आ गया है और झरने का रौद्र रूप देखने को मिला है। पूरा मंदिर परिसर पानी हो गया है। तस्वीरों में देखिए विकराल रूप से पानी पहाड़ से गिरकर महादेव खो शिव मंदिर होते हुए नीचे बह रही है। पानी के इस विकराल बहाव को देखकर आसपास के दुकानदार और पूजा पाठ करने आए लोग भी सहम उठे हैं। अब बात मुंगेर की करते हैं और मुंगेर में कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन को बढ़ावा देकर के कैसे जो आगंतुक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए, इसको लेकर के पहल की जा रही है। बता दें कि टेटिया बंबर के देवघरा उच्चेश्वर नाथ महादेव मंदिर को विकसित किया जाएगा। मंदिर को 26.31 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 अप्रैल को कर चुके हैं। इस परियोजना से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे लोग काफी खुश हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस मंदिर की तस्वीर है, देवघरा उच्चेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जिसको और विकसित किया जाना है। पर्यटन के तौर पर इसका विकास होगा। बता दें कि 26.31 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म हब के रूप में इसे विकसित करना है और इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर चुके हैं और इस परियोजना से माना जा रहा है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत भव्य मंदिर है, उस मंदिर को शिलान्यास तो हो ही गया है, लेकिन जितना से जितना जल्द काम हो सके तो बहुत अच्छा की बात है। यहाँ लोगों को बिजनेस जगेगा, बिजनेस चलेगा, बढ़िया रहेगा, यहाँ बढ़िया स्थल बनेगा, सब लोग यहाँ का बढ़िया बताएगा, बढ़िया रहेगा, प्रशासन रहेगा तो सब काम होगा, यहाँ दुकानदार लोग रहेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। और देखिए इस बीच आरा से बड़ी खबर है, जहां पर पीपा पुल यहां 2 हिस्सों में बंट गया है, जिसको लेकर के आवागमन बाधित हो चुका है। बताया जाता है कि बड़हरा प्रखंड में बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला लाइफलाइन पुल के रूप में चर्चित महुली घाट स्थित सिताब दियारा पीपा पुल तेज आंधी हवा के कारण 2 हिस्सों में बंट गया और पूरी तरह टूटकर गंगा नदी में समा गया है। पुल का तकरीबन 20 मीटर हिस्सा टूटकर बह गया, जिसके कारण पीपा पुल पर आवागमन पूरी तरह से खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय पीपा पुल पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन समेत 1 दर्जन वहां गंगा नदी
पर वाहन पार कर रहे थे, जो कि पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद फंस गए। चंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। चंदन, ये पीपा पुल दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है, क्या पूरी घटनाक्रम हुई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो लाइफ लाइन पुल के रूप में जाना जाता है, जो कि महुली घाट पर जो पीपा पुल बनाया गया है, जो कि बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, और इसमें भोजपुर जिले का भी एक खवासपुर पंचायत है, जिसकी एक बड़ी आबादी, तकरीबन 20,000 की जो आबादी है, उसके आने जाने का एकमात्र साधन ये पीपा पुल है, जो कि तेज आंधी और हवा के कारण दो हिस्सों में बट गया और उसका जो 20 मीटर से जो ज्यादा हिस्सा है वो गंगा नदी में बह गया, जिसके कारण ये लाइफ लाइन पुल जो है वो टूटने के कारण जो खासी आबादी है वो सीधे तौर पर प्रभावित हुई और आवागमन पूरी तरह से दोनों तरफ से बंद हो गया है। हालांकि तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब ये पुल टूटा तब उस पर कई गाड़ियां जो है दोपहिया से लेकर चारपहिया वाहन पार कर रहे थे, जो कि पुल टूटने के बाद उसी पुल पर बीच में फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक पुल को जोड़ने का कोई काम शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और उनको एक बार फिर से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इस पुल के टूट जाने से एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये जब पुल बनता था तो तेज हवा के कारण भी ये नहीं टूट पाता था, लेकिन इस बार पुल तुरंत बनने के बाद ये पहली बार जो आंधी आई, अचानक मौसम में बदलाव हुआ, उसके बाद ये पुल टूटकर दो हिस्सों में बट गया है, जिसको लेकर के इसके निर्माण को लेकर के भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं। और स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पहली बार हुआ है जब ये पुल दो हिस्सों में टूट करके पूरी तरह से बट गया है, और जिसके कारण आवागमन जो है पूरी तरह से दोनों तरफ से बंद हो गया है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, निर्माण में एक लापरवाही हुई है, लेकिन अभी प्रशासनिक उदासीनता भी सामने आ रही है, क्योंकि जो तस्वीर देख पा रहे हैं, कुछ गाड़ियां दूर तक दिखाई इस पुल पर दे रही है। क्या वहां से लोगों को निकालने के लिए बाकी कोई टीम वहां नहीं पहुंची? जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। अब चलिए खबर सासाराम से आपको बताते हैं, जहां पर निजी अस्पताल की एक लापरवाही, बड़ी लापरवाही कहेंगे, जो सामने आई है, जहां पर आरोप ये लगा कि एक बच्चे का जन्म हुआ और बताया जा रहा है कि जीएसटी के अधिकारी का प्रसव इस अस्पताल में हुआ था, जिसके बाद नवजात की स्थिति नाजुक हो गई। बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद जीएसटी अधिकारी ने सासाराम के मुफस्सिल थाने में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का केस दर्ज कराया है। भर्ती हुई थी, उनका पहले से प्लान था कि बच्चे को निकालना है करके ऑपरेशन अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत मरीज को नहीं आई। बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चे को में वज़न की कमी थी, और चूँकि माँ को शुगर और बीपी की बीमारी थी तो बच्चे का वज़न थोड़ा कम था। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जहां पर एक 3 इडियट वाला जो सीन है वो रिक्रिएट हो गया था। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर एक छात्र की तरफ से भाषण दिया गया और इस भाषण के दौरान लोग लोटपोट नजर आए। बताया जाता है कि अफ्रीकी छात्र के हिंदी में दिए भाषण ने सबका दिल जीत लिया। यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉल में हुए कार्यक्रम में 3 इडियट्स मूवी की तर्ज पर अफ्रीकन छात्र ने स्पीच दी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एनसी में आजकल क्या हो रही है, इसलिए मैं जो होते प्रॉमिस नहीं करूंगे। आजकल बहुत गर्मा है तो इसलिए मैं सबको एसी दूंगा। आज का हाल पो एनएक्सी में 5 एलसी करो। और स्विमिंग पूल पे बनेगा। एनसी से कॉलेज बहुत दूर है, तो ये मैं दोस्ता करूंगा।
और देखिए सासाराम से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। बताया जाता है कि यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। तिलक समारोह से ये यात्री लौट रहे थे। बस में सवार 7 लोग घायल हैं। सभी घायलों को निजी अस्पताल लाया गया है। कैमूर के तम्हाड़ से शिवसागर के पताड़ी बस लौट रही थी। शिवसागर के NH 19 पर घोरघट की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सासाराम से सड़क हादसा सामने आया है। यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 7 है। अस्पताल में फिलहाल वो इलाजरत है, इलाज कराया जा रहा है। अजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अजीत, कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति अभी? अभी जो 7 घायल हैं उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है, जिसमें 2 लोग जो हैं उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक थी। और जो तारा न्यूरो अस्पताल है, चिकित्सक से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि सबकी स्थिति ठीक है, लेकिन 2 की स्थिति नाजुक थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गया है। ये घटना जो है शिवसागर के घोरघट की है और सारे लोग जो हैं कैमूर के तमार से, पुसौली के पास एक तमार गांव है, वहां तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है और इसमें थोड़ी बहुत तो कई लोगों को चोट लगी है, लेकिन गंभीर रूप से जो घायल 7 लोग थे, उन्हीं 7 लोगों को सासाराम के एक निजी अस्पताल में लाया गया है, जहां अभी फिलहाल ये सभी लोग भर्ती हैं। इन लोगों को अभी छुट्टी नहीं दी गई है। इसमें 2 की स्थिति अधिक गंभीर है, लेकिन स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, तो बड़ा हादसा सामने आया। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। न्यूज़ 18